रुचि, मेरी चाय लाओ। मुझे उठे हुए आधा घंटा हो गया है और अभी तक तुम्हारी चाय नहीं बनी। एक छोटे से घर के बने आंगन में आराम कुर्सी पर बैठी हुई रुचि की चाची ने गुस्से से भरी आवाज में ये बात कही। किचन से एक सदा नीले रंग का सूट पहने हुए एक मासूम सी लड़की बाहर आई। उसके काले घने बाल उसकी कमर तक आ रहे थे। उसने उन बालों की चोटी खुद बनाई थी। उसके चेहरे पर पसीने की कुछ बूंदें मोती की तरह चमक रही थीं। उसकी सुराही जैसी गर्दन पर उसके बिखरे हुए कुछ बाल नागिन की तरह लहरदार थे और उसकी गहरी कत्थई रंग की आंखों में एक अलग ही दर्द नजर आ रहा था। उस मासूम सी सूरत को अगर कोई भी इंसान देख ले तो एक बार में ही उसकी खूबसूरती का कायल हो जाए। लेकिन कहते हैं ना, अक्सर खूबसूरत चेहरे किस्मत के मोहताज होते हैं। यही हुआ रुचि के साथ, जो दिखने में इतनी ज्यादा खूबसूरत थी लेकिन उसकी किस्मत उतनी ही ज्यादा बुरी थी। रुचि किचन से चाय की प्याली लेकर बाहर आई और उसने चाय टेबल पर रखते हुए कहा, चाची जी, मुझे नीलिमा ने बुला लिया था। मैं वहीं चली गई थी, इसलिए थोड़ी देर हो गई। चाचा जी ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, अपने बहाने बनाना बंद करो और जल्दी से मेरे लिए गर्मा गर्म पकौड़े बना कर लाओ। आज का मौसम बड़ा अच्छा है और गर्मा गर्म पकौड़े खाने का मन कर रहा है। रुचि अपनी चाची की ये बात सुनकर धीमी आवाज में बोली, चाचा, मैं बहाने नहीं बना रही हूँ। मुझे नीलिमा ने सच में बुलाया था। वह अपना सामान बार बार खो देती है और फिर मुझे ढूंढने के लिए बुलाती है और इसीलिए मुझे देर हो गई। वह बोल ही रही थी कि चाची ने उसे घूरते हुए देखा और वह बोलते बोलते चुप हो गई। चाची ने तेज आवाज में कहा, मैं यहाँ पर तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं बैठी हूँ। जितना कहा है सिर्फ उतना करो। इससे ज्यादा और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और मेरी बेटी का सहारा तो बिल्कुल मत लो अपने निकम्मेपन को छुपाने के लिए। रुचि उनकी ये बात सुनकर सीधे किचन की तरफ चली गई। तभी नीलिमा अपने कमरे से बाहर निकलकर आई और उसने रुचि को किचन से बाहर घसीटते हुए कहा, जो भी काम कर रही हो उसे छोड़ो और पहले अच्छे से मेरे बाल बना दो। मुझे कॉलेज जाने में देर हो रही है। रुचि ने किचन की तरफ देखते हुए कहा, मैं चाचा जी के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ और चाचा जी ने मुझे पकौड़े बनाने के लिए कहा है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैं तुम्हारे बाल आज नहीं बना पाऊंगी। तुम ऐसे ही खुले करके चली जाओ ना। नीलिमा ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बहुत बोलने लगी हो तुम आजकल। इतनी देर में बहाने बनाने से अच्छा है कि मेरा काम कर दो और वह कम बात को कर लेना। इतना बोलकर उसने अपने हाथ में पड़ी हुई कंघी रुचि को पकड़ा दी और रुचि जल्दी जल्दी उसके बालों को बनाने लगी। थोड़ी देर बाद नीलिमा वहां से सीधे अपने कॉलेज के लिए निकल गई और रुचि वापस किचन में जाकर अपना सारा काम जल्दी जल्दी करने लगी। उसने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, हे भगवान, आधा घंटा हो गया है। अब तो चाचा जी के भी दुकान जाने का टाइम हो रहा है। वह लेट हुए तो उसके लिए भी मुझे ही कहा जाएगा। रुचि जल्दी जल्दी अपना काम करने लगी और उसने जल्दी से नाश्ता बनाया। वह नाश्ता लेकर बाहर आ ही रही थी कि तभी गर्मा गर्म तेल की छींटे उसके हाथ पर गई और उसके हाथ से गिलास छूटकर वहीं जमीन पर गिर गया और सारी चाय फर्श पर बिखर गई। रुचि ने अपने हाथ की तरफ देखा। उसके हाथ पर तेल की छींटे पड़ने से तुरंत छाले निकल आए थे, लेकिन किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था। बर्तन गिरने की आवाज सुनकर चाची उस तरफ आई और वहां जमीन पर बिखरी हुई चाय को देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, बस कर दिया सत्यानाश। रुचि ने जैसे ही उनकी आवाज सुनी, उसने अपनी नजर उठाकर उनकी तरफ देखा और वह तिलमिलाते हुए आगे बढ़ी। उन्होंने रुचि के बालों को कसकर पकड़ते हुए घसीटा और उसे खींचते हुए किचन से बाहर ले आई। चाची ने बहुत ही ज्यादा गुस्से में रुचि पर चिल्लाते हुए कहा, जब देखो तब ये लड़की सिर्फ और सिर्फ हमारा नुकसान ही करवाती रहती है। आज तक इसने कभी भी कोई काम सही से नहीं किया है, तो आज क्या खाक करेगी। बस जब देखो तब हमारा नुकसान करवाती है और बस घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ती है। इतना बोलते बोलते उन्होंने रुचि के बालों को कसकर खींचा और वह तेज आवाज में रो पड़ी, चाचा जी, क्या कर रही हैं आप? छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है। लेकिन उन्होंने उसकी एक ना सुनी और रुचि की रोने की आवाज सुनकर चाचा जी भी अपने कमरे से बाहर निकल कर आए और उन्होंने अपनी बीवी की तरफ देखते हुए कहा, हे भाग्यवान, अब क्या हो गया? क्यों मार रही हो इसे? रुचि ने अपने चाचा की ओर देखा और रोते हुए बोली, चाचा जी, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। ये बात सुनकर रुचि की चाची ने उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहा, हाँ, तूने तो कुछ नहीं किया।
मैं ही पागल हूं जो तुझे मार रही हूं। इसने हमारा फिर से नुकसान किया है, सारा सामान गिराती पड़ती रहती है। रुचि ने हाथ जोड़ते हुए कहा, चाची, वह गलती से गिर गया था, मुझे माफ कर दो, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। चाचा ने उसे इस तरह रोते देखकर अपना हाथ सहलाते हुए कहा, छोड़ो भाग्यवान, कहाँ तुम इसकी वजह से मुझे भी देर करवाओगी। जा लड़की, जल्दी से मेरा नाश्ता लेकर आ। रुचि ने यह बात सुनते ही उठकर खड़ी हुई और सीधे भागते हुए किचन में गई। उसने दोनों के लिए नाश्ता लेकर आया और वे लोग मजे से बैठकर नाश्ता करने लगे। रुचि रोते रोते किचन में आई और सारा गिरा हुआ सामान साफ करते हुए फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी किस्मत को कोसते हुए कहा, हे भगवान, क्यों मेरे साथ ये सब होता है। माँ बाबा के मरने के समय अगर मैं भी उनके साथ ही मर गई होती तो ज्यादा अच्छा होता। कम से कम इस तरह रोज रोज घुट घुट कर तो नहीं मरना पड़ता मुझे। इतना बोलकर उसने अपने आंसू पोंछे। जैसे ही उसने किचन का सारा काम करके उठने की कोशिश की और अपने लिए कप में थोड़ी सी चाय निकाली, तभी उसकी चाची किचन में आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, जब देखो तब कुछ ना कुछ खाया पिया ही करती है। इसे तो जैसे मुफ्त की रोटियां खाने की आदत हो गई है। इतने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, इन्हें धोने के लिए कौन आएगी। तेरी माँ नहीं हूं मैं। जा, जाकर इन सारे कपड़ों को धो। रुचि ने चाची की ओर देखते हुए कहा, चाची, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ी सी चाय पी लूं, उसके बाद सारा काम कर दूंगी। लेकिन चाचा ने उसकी एक न सुनी और उसके हाथ में पड़े हुए कप को लेकर साइड में रखते हुए कहा, नहीं, पहले काम, उसके बाद पेट पूजा। इतना बोलकर उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और उसे सीधे बाहर आंगन में पड़े हुए कपड़ों के पास धकेलते हुए कहा, दोपहर तक सारे कपड़े धुल जाने चाहिए। रुचि कपड़ों की ओर देखकर रोने लगी और चाचा वहां से काम पर चले गए। वहीं दूसरी ओर शेखावत भवन में नाश्ते की टेबल पर एक क्रीम कलर का 3 पीस सूट पहने 6 फुट का एक इंसान बैठा हुआ था। उस पर क्रीम कलर का सूट बड़ा जच रहा था। उसकी कसी हुई बॉडी और उसके चेहरे का रुबाब बता रहा था कि वह कोई आम इंसान नहीं, बल्कि शहर का मशहूर बिजनेसमैन ठाकुर युग शेखावत है। वह डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर ही रहा था कि तभी विला के गेट से उसका सेक्रेटरी कार्तिक अंदर आया। उसके हाथ में कुछ फाइलें और उसका आईपैड था। जैसे ही वह अंदर आया, उसने अपना सर झुकाकर युग की ओर देखते हुए बड़ी ही रिस्पेक्ट से कहा, गुड मॉर्निंग सर। ये रही अभय पांडे की सारी काली करतूतों की हिस्ट्री। इससे पहले भी जिस कंपनी में वह काम करता था, उसके साथ भी उसने इसी तरह से बगावत की थी। और हमारी कंपनी के साथ भी उसने धोखाधड़ी करने की कोशिश की, वह भी इसी वजह से की है। इसका काम ही यही है, हर कंपनी में जाकर उसे कंपनी का बेड़ा गर्क करना। कार्तिक की यह बात सुनकर युग ने उसके हाथ से फाइल ली और उसे पूरे ध्यान से देखते हुए बोला, जब तक ये अपना पूरा मुंह ना खोल दे, इसे पुलिस के हवाले मत करना। और अगर ये कुछ भी बताने को राजी नहीं होता है, तो इसे 3rd डिग्री का टॉर्चर दो, हाथ पैर काट दो या जो भी करना पड़े करो, आई डोंट केयर। लेकिन याद रखना कार्तिक, इसकी वजह से अगर मेरी डील रुकी या मेरे बिजनेस में कोई नुकसान हुआ, तो मैं ये हरगिज सहन नहीं करूंगा। कार्तिक ने हाथ जोड़ते हुए कहा, सर, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डील तो हमारी आज होकर रहेगी, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़ जाए। और एक बार ये डील हो गई, तो उसके बाद हम इसे पुलिस के हवाले कर देंगे। जैसे ही युग ने बात सुनी, उसने अपनी नजरें ऊपर उठाईं और उसकी आंखों में दिख रहे गुस्से को देखकर कार्तिक बोलते बोलते चुप हो गया। युग ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, अगर ये अपना मुंह नहीं खोलता है तो इसे जान से मार देना, लेकिन पुलिस के हवाले मत करना। क्योंकि अगर ये पुलिस के हवाले गया, तो जो भी इससे ये सब कुछ करवा रहा है, वह इसे छुड़वा लेगा और फिर से ये वापस ऐसा ही कुछ करने पर उतारू हो जाएगा। और मैं ऐसा नहीं चाहता। युग शेखावत किसी को दूसरा मौका नहीं देता। कार्तिक ने युग की ओर देखते हुए कहा, लेकिन सर, उसे जान से मारना यह सही होगा क्या। युग ने उसे घूरते हुए कहा, मेरे लिए सब कुछ सही है। और याद रखना, ठाकुर युग शेखावत कभी भी अपनी गलती नहीं दोहराता। एक बार इस मौका देकर गलती कर चुका हूं मैं। इतना बोलकर वह बिल्कुल चुप हो गया। उसने कार्तिक की ओर देखा और कार्तिक ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। युग चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था। तभी शेखावत भवन में काम करने वाली एक बूढ़ी महिला वहां पर आई और उन्होंने युग के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, साहब, मुझे कुछ महीनों के लिए अपने गांव जाना पड़ रहा है, कुछ जरूरी काम आ गया है।
वह औरत और कोई नहीं, उस घर की काफी पुरानी नौकर और युग के बेटे अंश की केयर टेकर थी। जैसे ही युग ने बात सुनी, उसने उन्हें घूरते हुए कहा, गांव जाना है? किस काम के लिए? जो भी काम हो, आप जानती है ना, आप नहीं जा सकती। युग अभी बोल ही रहा था कि बूढ़ी औरत ने डरते डरते कहा, साहब मैं जानती हूँ, मैं ऐसे नहीं जा सकती। मुझ पर अंश बाबा की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं अंश बाबा के लिए एक अच्छी और समझदार केयर टेकर ढूंढ दूंगी। उसके बाद ही यहाँ से जाऊंगी। भरोसा रखिए, लेकिन मेरा जाना बहुत जरूरी है। युग ने उनकी तरफ देखते हुए धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और कार्तिक की तरफ देखते हुए कहा, चलो, आज की डील हमें फाइनल करके ही घर वापस आना है। वो ज्यादा जरूरी है। कार्तिक ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वे लोग सीधे वहां से बाहर निकल गए। थोड़ी ही देर में वह बूढ़ी औरत हवेली के सबसे बड़े कमरे में गई। कमरा काफी बड़ा था, लेकिन उसमें हर तरफ खिलौने ही खिलौने नजर आ रहे थे और बिस्तर पर एक 6 साल का मासूम बच्चा सोया हुआ था। वह बूढ़ी औरत वहां गई और बच्चे को अपनी गोद में उठाकर बड़े प्यार से उसके गाल को थपथपाते हुए कहा, अंश बाबा उठिए, सुबह हो गई है। अंश ने जैसे ही आवाज सुनी, अपनी आंखें खोलते हुए कहा, मम्मा। बूढ़ी औरत ने अंश के मुंह से मम्मा सुनकर धीमी आवाज में कहा, नहीं, अंश बाबा, मम्मा नहीं, मैं हूं तुम्हारी मीरा दादी। अंश ने उनकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, डैडी कहाँ हैं? मुझे डैडी के पास जाना है। बूढ़ी औरत ने अंश को समझाते हुए कहा, आपके डैडी ऑफिस गए हैं और उन्होंने बोला है कि आप जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको चॉकलेट दूंगी। इतना बोलकर बूढ़ी औरत ने अंश को अपनी गोद में उठाया, उसे तैयार किया और नीचे ले आई। वहीं दूसरी तरफ रुचि सारे कपड़े धोने के बाद जैसे ही घर के अंदर आई, उसकी चाची ने तेज आवाज में कहा, एन बजने वाले हैं, दोपहर का खाना मिलेगा या वो भी नहीं? रुचि ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और थकी हारी हुई सीधे किचन में जाकर दोपहर के खाने की तैयारी करने लगी। रुचि दोपहर का खाना बना ही रही थी कि तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आनी शुरू हुई और वह किचन से बाहर जाकर देखने लगी तो उसकी चाची किसी से बात कर रही थी। उसकी चाची ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, रुचि, देख, मीरा ताई आई हैं, जाओ उनके लिए पानी ले आ और नमकीन भी लेती आना। रुचि ने जैसे ही ये बात सुनी, वह तुरंत किचन से एक गिलास पानी और एक छोटी प्लेट में थोड़ी सी नमकीन लेकर बाहर आई। मीरा ने रुचि की चाची की तरफ देखते हुए कहा, बताना सुरेखा, मेरी जगह पर तू जाएगी क्या वहां शेखावत भवन में काम करने के लिए? बस कुछ महीनों की बात है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी। सुवर्णा ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं जीजी, अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं मसाल के बच्चे को संभाल पाऊं और उसके पीछे पीछे भाग पाऊं। मुझसे तो नहीं हो पाएगा। और कोई कामवाली ढूंढो तुम। मीरा ने उसकी ये बात सुनकर ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, अरे ऐसा मत करो सुरेखा, मैं तो तुम्हारे पास से बड़ी आशा लेकर आई थी। मैं अब इतनी जल्दी कोई केयरटेकर कैसे ढूंढ लूंगी? बात भरोसे की भी है। मैं तुम लोगों पर भरोसा करती हूँ और किसी को इतने छोटे बच्चों की जिम्मेदारी देना ठीक नहीं होगा। और बहुत अमीर घर है वह, जो भी काम करेगा उसे काफी सारे पैसे मिलेंगे। तब तक रुचि पानी का गिलास रखकर वहां से जाने लगी और तभी मीराताई ने रुचि की तरफ देखते हुए कहा, ये भी तो तेरे घर में नौकरानी की तरह ही काम करती है, क्यों ना तू इस काम करने के लिए भेज दे। जितना पैसा मिलेगा वह सारा पैसा तेरा हो जाएगा। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, रुचि की चाची उसकी तरफ देखते हुए धीमी आवाज में बोली, लेकिन अगर ये यहाँ से चली गई तो घर का सारा काम कौन करेगा? सुरेखा अपने मन में ये बात सोचते हुए मीरा ताई को मना करने ही वाली थी कि तभी मीरा ताई ने कहा, पूरा 25,000 मिलेगा हर महीने। 25,000 कम नहीं होता सुरेखा। सोच के देख, तेरे आदमी को तो पूरा महीना खटने पर भी सिर्फ 20,000 मिलते हैं। अब सोच, अगर ये वहां काम करने लगी तो हर महीने सीधे 25,000 तेरे हाथ में आएंगे।